हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 11 है डायरेक्ट इन्वर्स प्रपोर्शन है उसको स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज जो 11.1 है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल सीखने हैं पहले, क्योंकि ये चैप्टर क्या है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन का चैप्टर है। इसमें जो क्वांटिटीज आएंगी, फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड क्वांटिटी एक दूसरे से रिलेटेड होगी, यानी फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड क्वांटिटी पर डिपेंड होगी। इसलिए ये एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा और देन हम इसके फॉर्मूले, डायरेक्ट प्रपोर्शन का जो फॉर्मूला होगा वो लिखेंगे और फिर इसके एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, डायरेक्ट प्रपोर्शंस एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए पहले मैंने यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिखी है आपके सामने है। देखिए डायरेक्ट प्रपोर्शन को समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं और इन स्टेटमेंट की सहायता से हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इनकी हेल्प से। तो आप देखिए ध्यान से, फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा है, इफ़ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेस्ड इंक्रीज द टोटल कॉस्ट आल्सो इंक्रीज। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि आप जितनी ज़्यादा वस्तुएं खरीदते हैं, आर्टिकल का मतलब क्या होता है, वस्तु होता है। जितने ज़्यादा आप आर्टिकल खरीदते हैं उतनी ही उनकी कॉस्ट भी इंक्रीज होती है, ठीक है। यहाँ पर यही लिखा है कि इफ़ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेस्ड इन इंक्रीजेस द टोटल कॉस्ट आल्सो इंक्रीज, ठीक है। मान लिया, देखिए इस फर्स्ट एग्जाम्पल का मतलब आपको समझाता हूँ मैं। देखिए आपस में डिपेंड कैसे है। देखिए इसमें देखिए फर्स्ट क्वांटिटी क्या होगी, नंबर ऑफ आर्टिकल होगी, यानी जितनी वस्तुएं आपने खरीदी है। मान लिया आपने एक वस्तु खरीदी, एक आर्टिकल, वन आर्टिकल आपने खरीदा, परचेज किया है, तो उसकी कॉस्ट मान लो 5 रुपीज़ है। आपने 2 आर्टिकल खरीदे तो उसकी रुपीज़ मान लो 10 रुपीज़ हो जाएगा कॉस्ट, ठीक है। आपने 3 आर्टिकल खरीदे हैं तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, 3 यानी 15 हो जाएगी, ठीक है। तो यानी यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो फर्स्ट क्वांटिटी है और सेकंड क्वांटिटी वो डिपेंडेड है एक दूसरे पर पूर्ण रूप से, ठीक है। तो देखिए कैसे, मान लो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, आपको दिख रहा होगा, एक बार आप ध्यान से देखिए। ये देखिए, देखिए यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं कि इफ़ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी फर्स्ट क्वांटिटी, जो फर्स्ट क्वांटिटी है इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में फर्स्ट क्वांटिटी आपकी क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स यानी वस्तुओं की संख्या, जो वस्तुएं आपने खरीदी है मार्केट से वो है, ठीक है। और फिर क्या लिखा है, इफ़ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेस्ड इन इंक्रीज द टोटल कॉस्ट आल्सो इंक्रीज, ठीक है। अब कॉस्ट है उनकी सेकंड क्वांटिटी, सेकंड क्वांटिटी, ठीक है। इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको फर्स्ट क्वांटिटी और सेकंड क्वांटिटी के बारे में विचार करना पड़ेगा, यानी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वांटिटी को और सेकंड क्वांटिटी को बार बार आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। इसीलिए पहले मैं बता देता हूँ कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट में है, फर्स्ट क्वांटिटी नंबर ऑफ आर्टिकल्स है और सेकंड क्वांटिटी उनकी कॉस्ट है। क्या इनकी कॉस्ट है, ठीक है, मैंने मूल्य है, लागत है। तो अब देखिए फर्स्ट क्वांटिटी है नंबर ऑफ आर्टिकल्स, सेकंड क्वांटिटी है कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स बोल सकते हैं आप, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स। तो डियर स्टूडेंट, ये फर्स्ट क्वांटिटी है नंबर ऑफ आर्टिकल्स और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स सेकंड क्वांटिटी है। अब इसमें आपको समझना क्या है, देखिए पहले इसमें समझना क्या है कि फर्स्ट क्वांटिटी देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, जितने ज़्यादा आप वस्तुएं को खरीदते हैं। मान लिया इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ मैथमेटिकल आपको, देखिए एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ मैं। देखिए इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ मैथमेटिकल। मान लिया आपने 1 पेन, पेन भी आर्टिकल है, तो मान लिया 1 पेन आपने खरीदा है 5 रुपीज़, रुपीज़ 5 में खरीदा है, ठीक है। अब देखिए जैसे 1 पेन की कॉस्ट, ये क्या है, नंबर ऑफ पेन है, 1 पेन है और ये इनकी कॉस्ट है, ठीक है, रुपीज़ में। तो 1 पेन की कॉस्ट 5 रुपीज़ है। आपने 2 पेन लिए, 2 पेन कितनी होगी, 1 पेन 5 रुपीज़ में आ रहा है तो 2 पेन कितने में आएंगी, 5 टू जा 10 रुपीज़ में आएंगी, ठीक है। देखिए मान लिया आपको 2 पेन नहीं चाहिए थे, आपको 3 पेन चाहिए थे, तो 3 पेन की कॉस्ट देखिए, 1 पेन की 5, 2 पेन की 10 हो जाएगी।
तो 3 पेन कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, यानी 5 ऐड करते जाओ आप यहाँ पर। अब देखिए जैसे अगर आपको 4 पेन चाहिए होंगी तो आप क्या करोगे, 4 5 जो 20 रुपीज़ इसकी कॉस्ट होगी। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वांटिटी नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, जैसे आपने इनको इंक्रीज किया है, देखिए पहले 1 पेन लिया तो 5 रुपीज़ कॉस्ट थी, फिर 2 पेन लिया तो 10 रुपीज़ होगी, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल को इंक्रीज करने से, ठीक है, इंक्रीज का मतलब मैं ऐसे यहाँ पर सिंबल बना देता हूँ, ठीक है, इंक्रीज के लिए हम ये सिंबल बनाएंगे ऐसे करके, ठीक है। देखिए जैसे अगर मैं नंबर ऑफ आर्टिकल को इंक्रीज करता हूँ तो उनकी कॉस्ट भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखिए 1 पेन 5 रुपीज़, तो 2 पेन लिए तो 10 रुपीज़, यानी अगर नंबर ऑफ आर्टिकल इंक्रीज हो रही है तो उनकी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, ठीक है। देखिए 1 पेन 5 में तो 2 पेन 10 में आएंगी, और 3 पेन 15 में आएंगे, तो 4 पेन 20 में आएंगी, यानी अगर आर्टिकल को हम इंक्रीज करते हैं तो जो उनकी कॉस्ट है उसमें भी इंक्रीजमेंट होता है, ठीक है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट में आपको यही समझना था कि इफ़ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेस्ड इंक्रीज द टोटल कॉस्ट आल्सो इंक्रीज, यानी अगर नंबर ऑफ आर्टिकल को इंक्रीज करते हैं तो उनकी जो कॉस्ट होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है, यानी फर्स्ट क्वांटिटी जो नंबर ऑफ आर्टिकल था और सेकंड क्वांटिटी जो उनकी कॉस्ट ऑफ आर्टिकल थी, तो ये दोनों क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है। अगर ये दोनों क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रपोर्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, तो ये दोनों क्वांटिटी कैसे है, ये दोनों क्वांटिटी डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, तो आप यहाँ इसके सामने लिख सकते हैं कि ये दोनों क्वांटिटी किसमें, डायरेक्ट प्रपोर्शन में, डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो डियर स्टूडेंट, आपको बात समझ में आ गई होगी कि कैसे आपको चेक करना है, ठीक है। अब देखिए जो फर्स्ट क्वांटिटी होगी उसको आप x मानोगी, और जो सेकंड क्वांटिटी है उसको आप y मान के चलेंगी, ठीक है। ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो अब आगे देखिए सेकंड स्टेटमेंट को समझते हैं। अब आगे देखिए सेकंड स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, मोर द मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक मोर इज द इंटरेस्ट अर्न, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा आप बैंक में पैसा जमा करते हो उतना ज़्यादा आपको ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पैसे आपने ज़्यादा जमा किए तो इंटरेस्ट भी आपको ज़्यादा मिलना चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर समझाता हूँ, देखिए नीचे जो सेकंड स्टेटमेंट है ये कैसे मतलब इसका मतलब क्या है मैथमेटिकल, वो आप यहाँ पर समझिए। पहले देखिए स्टेटमेंट लिखा हुआ था कि मोर द मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक मोर इज द इंटरेस्ट अर्न, यानी इसका मतलब क्या हो कि जितना ज़्यादा, मान लिया कि आपने बैंक में, आपने एक बैंक के अंदर 500 रुपये जमा किए, कितने किए, 500 रुपये जमा की है, और ये डिपॉजिटेड अमाउंट है, ठीक है। ये आपने क्या किया है, इसको आपने डिपॉजिट किया है, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है, इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है डियर स्टूडेंट, वो इंटरेस्ट मान ली आपको मिलता है 10 रुपीज़ का। सपोज मान लो आप एक बार को मान लो इसको कि अगर आप 500 रुपीज़ को डिपॉजिट करती है तो आपको इंटरेस्ट मिलता है 10 रुपीज़ का। अगर मान लिया कोई पर्सन 1000 रुपीज़ को डिपॉजिट कर रहा है, यानी जमा कर रहा है, तो उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इससे ज़्यादा ही मिलेगा भाई। अगर कोई पर्सन अगर 500 जमा कर रहा है तो उसे अगर 10 रुपीज़ मिलता है, तो अगर जो ज़्यादा जमा करेगा उसको ज़्यादा मिलेगा इंटरेस्ट भी, ठीक है। तो ये बैंक की पॉलिसी होती है कि जो अगर ज़्यादा पैसा देता है बैंक को तो बैंक भी उसको ज़्यादा इंटरेस्ट लगा कर देता है, ठीक है। तो ये मान लो कि उसे यहाँ पे 20 रुपीज़ मिलता है इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि डिपॉजिटेड अमाउंट, जो अमाउंट आप जमा कर रहे हैं अगर उसको आप इंक्रीज करते हो तो जो इंटरेस्ट है साथ में वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। यानी फर्स्ट क्वांटिटी क्या हुई यहाँ पर, अगर फर्स्ट क्वांटिटी की बात की जाए तो डियर स्टूडेंट फर्स्ट क्वांटिटी यहाँ पर क्या हुआ है, डिपॉजिटेड अमाउंट हुआ है। तो आप लिख सकते हैं डिपॉजिटेड अमाउंट, ठीक है, मतलब जमा की गई जो रकम है वो मान लो एक्स फर्स्ट क्वांटिटी को,
अब जो सेकंड क्वांटिटी है यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर, सेकंड क्वांटिटी क्या होगी, देखिए इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अर्न, ठीक है, इंटरेस्ट अर्न, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, जो इंटरेस्ट अर्न है मतलब जितना ब्याज उन्हें मिल रहा है वो सेकंड क्वांटिटी हो जाएगी, और डिपॉजिटेड जो अमाउंट है, डिपॉजिटेड अमाउंट है वो फर्स्ट क्वांटिटी हो जाएगी, और इंटरेस्ट अर्न कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा, इसको मान लेंगे हम सेकंड क्वांटिटी, ठीक है। मतलब सेकंड क्वांटिटी को आपने वाई मान लिया, फर्स्ट क्वांटिटी को आपने एक्स मान लिया। अब ये दोनों क्वांटिटी एक दूसरे पर डिपेंडेड है। कैसे डिपेंडेंट है वो आपको समझना है। देखिए फर्स्ट क्वांटिटी, अगर आप फर्स्ट क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं ना तो सेकंड भी अपने आप ही इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। आपने 1000 रुपये जमा किए तो आपको मान लो 20 रुपये का आपको ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। आपने 2000 जमा किए तो आपको 30 का मिलेगा, 3 किए तो 40 का मिलेगा, मतलब 40 रुपीज़ का मिलेगा। इस तरह से इंक्रीज होता जाएगा ये अमाउंट, ठीक है। जितना ज़्यादा पैसा जमा करोगे उतना ज़्यादा ही आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ये आपको समझ लेना है कि अगर एक क्वांटिटी में चेंज करने से अगर दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाती है तो वो दोनों क्वांटिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में मानी जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, इसके बाद देखिए थर्ड एग्जाम्पल कि एज द स्पीड ऑफ ए व्हीकल इंक्रीजेस द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि एक व्हीकल मतलब जो आपके पास वाहन होता है, वाहन की स्पीड को जैसे आप इंक्रीज करती हो तो द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो वही दूरी को तय करने में जो समय वो क्या लेती है, कम लेती है, ठीक है। आपने स्पीड बढ़ा दी गाड़ी की तो आप अपने स्थान पर जल्दी पहुंच जाओगी, तो आप जल्दी पहुंच रहे हो तो मतलब क्या हो रहा है कि जो टाइम है वो डिक्रीज हो जाता है, टाइम लगता है कम, स्पीड क्या रहती है, तेज रहती है। यानी जो फर्स्ट क्वांटिटी और सेकंड क्वांटिटी वो आपस में डिपेंडेड है। कैसे डिपेंडेड है कि एज द स्पीड ऑफ अ व्हीकल, जैसे आप अगर स्पीड को इंक्रीज करते व्हीकल की, यानी गाड़ी वाहन की अगर आप स्पीड बढ़ाते हो तो द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी वही दूरी जो तय कर रही है, जो आप डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं उसमें टाइम कम लगेगा, ठीक है। स्पीड जैसे आपने बढ़ाई तो आपको जो टाइम है वो कम लगेगा जाने में कहीं भी, ठीक है। यानी अगर आप स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो टाइम कम लगता है। अगर मान लो कि आपको कहीं पर जाना है तो अगर आप स्लो स्पीड में जाते हैं तो आपको लेट हो सकता है, क्योंकि स्लो स्पीड रहेगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा जाने में, ठीक है। अगर स्पीड स्लो रहेगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा जाने में, अगर स्पीड फास्ट रहेगी तो टाइम कम लगेगा जाने में। यानी जैसे अगर आप गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते हो, व्हीकल की स्पीड को इंक्रीज करती है तो जो टाइम टेकन है वो कम लगता है, टाइम कम लगता है, ठीक है। स्पीड अगर तेज रहेगी तो टाइम कम लगेगा, अगर टाइम कम लगेगा तो स्पीड क्या रहेगी, तेज रहेगी। इसका मतलब क्या है, देखिए टाइम और डिस्टेंस, अगर 1 आवर में अगर 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होता है तो 2 आवर में कितना होगा, 4 किलोमीटर होगा। यानी डिस्टेंस और जो टाइम है वो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ठीक है। जो डिस्टेंस और टाइम है वो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो सेकंड स्टेटमेंट में आपने क्या समझा है, सेकंड स्टेटमेंट में डियर स्टूडेंट, थर्ड स्टेटमेंट में आपने क्या समझा है इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए थर्ड स्टेटमेंट का मतलब आपने समझा है कि अगर डिस्टेंस मान लो, और फर्स्ट क्वांटिटी क्या है, फर्स्ट क्वांटिटी तो आपकी डिस्टेंस होगी, यहाँ लिख लो इसके सामने, फर्स्ट क्वांटिटी डिस्टेंस हो गया, ठीक है। फर्स्ट क्वांटिटी आपकी डिस्टेंस हो गई, इसको एक्स मानते हैं, और सेकंड क्वांटिटी मान लो टाइम है, ये आपके पास सेकंड क्वांटिटी है। और सेकंड क्वांटिटी को आप क्या मानोगी, सेकंड क्वांटिटी को आप वाई मानोगी। तो ये दोनों क्वांटिटी एक दूसरे पर डिपेंडेड है। देखिए इसका मतलब क्या है कि मान लो कि 1 आवर आपने टाइम लिया है और 1 आवर में आपने 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, तो 2 आवर में कितना करोगे, इसका डबल करोगे। अगर 1 में 20 किलोमीटर चल रहे हैं तो 2 आवर में कितना 40 किलोमीटर चलोगे। तो मतलब क्या हुआ कि अगर टाइम इंक्रीज हो रहा है तो जो मतलब डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो रही है, दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही है। जब दोनों चीज़ें एक साथ इंक्रीज होती है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन।
डियर स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यही आपको समझना है। अब एक लास्ट एग्जाम्पल और देखिएगा आप, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर अ गिवन जॉब मोर द नंबर ऑफ वर्कर्स लेस विल बी द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। देखिए कि अगर किसी काम पे जितने वर्कर काम करेंगे, अगर किसी जॉब मतलब कोई भी काम हो सकता है, अगर किसी प्रोजेक्ट, मान लो आप प्रोजेक्ट पर अगर कोई वर्कर काम करते हैं, तो जितने ज़्यादा वर्कर उस पर काम करेंगे उतना ही कम समय लेगा वो प्रोजेक्ट पूरा होने में, ठीक है। यानी वर्कर ज़्यादा होंगे तो समय आपको कम लगेगा उस काम को पूरा करने में। तो इसका मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ वर्कर है और जो टाइम टेकन है वो भी क्या हो रहे, आपस में डिपेंडेड है। तो फर्स्ट क्वांटिटी आप समझ सकते हैं कि इसमें फर्स्ट क्वांटिटी नंबर ऑफ वर्कर हो गया, सेकंड क्वांटिटी टाइम टेकन हो गया, ठीक है। तो ये आपको ऐसे समझ लेना है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह की जो क्वांटिटी है, अब देखिए इसका जो कंक्लूजन है वो मैं आपको समझाऊंगा, ये फॉर्मूला आपको बताऊंगा, कंक्लूजन बताऊंगा इसका। तो पहले आपको क्या करना है, इसको समझ लेना है कि पहले कि फर्स्ट क्वांटिटी और सेकंड क्वांटिटी आपस में इंक्रीज कैसे होती है। देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब यही है कि दोनों क्वांटिटी या तो डिक्रीज होंगी या तो दोनों क्वांटिटी इंक्रीज होंगी। ये नहीं होगा कि एक क्वांटिटी डिक्रीज और एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। इसमें दोनों क्वांटिटी या इंक्रीज होनी चाहिए या दोनों क्वांटिटी डिक्रीज होनी चाहिए, ठीक है।